हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपनी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपनी बात चल रही थी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। उसमें अपने सबसे पहले पढ़ लिया था बॉन्ड ऑर्डर और उसके बाद अपने पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटरमीडिएट में अपने क्या पढ़ा, एक तो रेडिकल, एक क्या पढ़ा कार्बोकेटाइन और एक कार्ब एनाइन। इन तीनों की बात कर रहे थे इंटरमीडिएट में। तो अपने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक कर लिया था। उसके बाद अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर कैसे चेक की जाती है, इसके मैंने दो केस लिए थे। सबसे पहला केस लिया था ऐसा कार्बोकेटाइन जिसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर बताई जाती है। ऐसा कार्बोकेटाइन जिसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर बताई जाती है। उसमें सेकंड अपने लिया था इसमें ऐसा कार्बोकेटाइन जिसके पास वाला एटम हेटेरो एटम हो, उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। ऐसा कार्बोकेटाइन जिसके पास वाला एटम क्या हो, हेटेरो एटम, जिसके पास लोन पेयर हो। ऐसे कार्बोकेटाइन को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। उसमें अपन ने क्या कर ली थी, स्टेबिलिटी चेक कर ली थी। आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो थर्ड कार्बोकेटाइन। इसकी कार्बोकेटाइन की जो कैटेगरी होगी थर्ड वाली वो है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो आज की अपनी हेडिंग क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है उसकी अपन बात करेंगे। तो इसकी सब कैटेगरी सी वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, किसके आधार पर, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता क्या है। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ऐसा कार्बोकेटाइन जो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हो। ये कार्बोकेटाइन जब बेंजीन से डायरेक्ट अटैच हो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। इसमें अपने को स्टेबिलिटी पूछ ले तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर स्टेबिलिटी कैसे बताई जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में अपने को क्या दिख रहा है, ये जो कार्बन है जिसपे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी, अगर मैं बात करूं इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। तो स्टेबिलिटी इस ग्रुप की नेचर पर डिपेंड करेगी कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन या तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन पुल करे, या तो इलेक्ट्रॉन खींचे या इलेक्ट्रॉन इसको दे। इस बात पे डिपेंड करेगा इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, इस बात पे डिपेंड कर रही है कि ये जो जी ग्रुप है इसके साथ जुड़ा हुआ है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स दे दे या इलेक्ट्रॉन इसे खींच ले। तो इसके आधार पर इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। कैसे करती है, ध्यान से देखिए। मैंने कहा इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसको इलेक्ट्रॉन देना क्या होता है, सुटेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना सुटेबल होता है। अगर किसी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना क्या होता है, सुटेबल होता है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन पुल की मैं बात करूं, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा हो, यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी और बढ़ गई, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी का बढ़ना और स्टेबिलिटी का घटना इस जी की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी अपन चेक करते हैं वन बाय वन इस जी के आधार पर। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, जैसे इस जी की नेचर अगर मैं चेंज कर दूं यहाँ पे, तो एक तो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो मैंने कहा किसी
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जी की नेचर पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे अगर ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा हो, दे रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप लगा दूं जो क्या दे रहा हो, इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। अगर एक मैं बात करूं सिंपल, जिस पर किसी भी तरीके का कोई जी या ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ हो, ऐसे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की। एक अगर मैं बात करूं ऐसा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसके साथ ऐसा हो जी जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो मैंने कहा इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि इसको अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाएं या इलेक्ट्रॉन इससे खींचे जाएं। तो अपन बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी। मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अगर इसको इलेक्ट्रॉन कैसे भी मिल जाए, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन खुश हो जाएगा। खुश होने का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूर्ति को पूरा कर रहा है। इसके कारण इस ऐसा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसके साथ क्या जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वहां पे क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उसके बाद अगर इन दोनों में मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो एक तो ऐसा ग्रुप जिसके पास कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, उसमें बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और एक ऐसा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। मैंने कहा इस कार्बन पर पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया जाए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसकी कमी को ये और क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये बात बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स की पहले से कमी थी, अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी और बढ़ जाएगी तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। इस तरीके से बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन खींचने के आधार पर इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी को बताया जाता है। अब बात आती है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर कैसे बताई जाती है। यह तो नॉर्मल हो गई कि इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन खींचने से रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे होती है। अब बात आती है रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर इसमें अपन कैसे चेक करेंगे। तो अपने क्या बोला था, रेजोनेंस इफेक्ट भी दो तरीके का होता है, प्लस आर और माइनस आर। हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो तरीके का होता है, प्लस एच एंड माइनस एच। इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरीके का होता है, माइनस आई और प्लस आई। इनके आधार पर अपन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए ऐसे बोला जाता है कि रेजोनेंस डोमिनेंट फैक्टर होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस में अगर मैं बात करूं, मैंने कहा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन देने से बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने से बढ़ती है। देने वाले मतलब क्या हुआ, प्लस। देने वाले के आगे क्या लगाते हैं, प्लस। तो इनकी मैं कंपेरेटिवली बात करूं तो प्लस आर प्लस एच इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, इसके कंपेरेटिवली रेजोनेंस डोमिनेंट फैक्टर होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं रिलेटिव स्टेबिलिटी की, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले प्रभाव कौन से हैं, जिसके आगे क्या लगा होता है, माइनस, नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आई इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। डोमिनेंट क्या है, आर। इसकी अगर कंपेरेटिवली बात की तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस आधार पर दी जाती है कि इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्टिव प्लस आर ज़्यादा डोमिनेंट होता है, तब तो उसकी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉन खींचने के आधार पर माइनस आई क्या होता है, डोमिनेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम खींचे जाएंगे, क्योंकि माइनस आई डोमिनेंट नहीं होता, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इसी के आधार पर बताई जाती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसपे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। सिंपल का मतलब क्या है, जिसमें रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं लगता, वहां पे उसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रकार का, सिंपल टाइप का क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो किसी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और
इंडक्टिव फैक्ट के आधार पर रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर इससे दिया जाता है। इसको अपने को याद रखना है कि ऐसा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसमें प्लस आर सबसे ज़्यादा हो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी का, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसमें प्लस आर, उसके बाद अपन प्लस एच चेक करेंगे, उसके बाद प्लस आई, उसके बाद सिंपल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, उसके बाद जिसमें माइनस आई प्रभाव ज़्यादा हो, जिसमें माइनस एच प्रभाव, सबसे कम क्या देखेंगे? माइनस आर प्रभाव। जिसमें माइनस आर प्रभाव मतलब डोमिनेंट फैक्टर है उसमें भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचे जाएंगे। तो डोमिनेंट फैक्टर है और ऊपर से क्या है? नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। किसी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचे जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसकी स्टेबिलिटी इस तरीके से चेक की जाती है। इस चीज़ को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ और भी इजीली क्लियर हो जाएगी मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन खींचने और इलेक्ट्रॉन देने के आधार पर अपन क्या चेक कर रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल्स, ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक मैंने सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन लिया, एक मैंने ऐसा कार्बोकेटाइन लिया बेंजाइलिक जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो? ऑर्थो पोजीशन पर OCH3 ग्रुप। एक मैंने ऐसा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन लिया जिसकी मेटा पोजीशन पर क्या हो? OCH3 ग्रुप। एक मैंने ऐसा कार्बोकेटाइन लिया बेंजाइलिक जिसकी पैरा पोजीशन पर क्या हो? OCH3 ग्रुप। अब इसमें क्या पूछ ले अपने को? रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो मैंने क्या कहा कि रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव फैक्ट इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन खींचने के आधार पर इसकी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अपना ऑर्डर क्या था? सबसे पहले क्या चेक करते हैं? प्लस आर, उसके बाद प्लस एच, उसके बाद प्लस आई, उसके बाद सिंपल का स्टेबिलिटी, उसके बाद माइनस आई, उसके बाद माइनस एच, उसके बाद माइनस आर। रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। इसके आधार पर सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है? रेजोनेंस। रेजोनेंस, उसके बाद ऐसा रेजोनेंस जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, ऐसा प्रभाव जो जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, उसके बाद ऐसा प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके ऐसा प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेजोनेंस की। रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस प्लस आर, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये इसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये क्या है? सिंपल। सिंपल क्या है? सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से ये इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे। इसका मतलब क्या है? प्लस आर इफेक्ट लगेगा। प्लस आर इफेक्ट हमेशा ही, मैंने एक बात बोली थी, प्लस आर इफेक्ट और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, या मैं ऐसे बोल दूं रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगते हैं, मेटा पर नहीं लगते। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो मैंने कहा यहाँ पे प्लस आर लग गया। प्लस आर का मतलब क्या है? ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देंगे, यहाँ पे प्लस आर। और मैंने क्या कहा? प्लस आर कहाँ लगता है? ये तो ऑर्थो पोजीशन हो गई और ये कौन सी है? पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? प्लस आर। दोनों जगह प्लस आर लग रहा है। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। इंटेंसिटी सेम होने के कारण यहाँ पे प्लस आर लग गया। अब बात आती है इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो मेटा पर प्लस आर नहीं लगता। मेटा पर प्लस आर नहीं लगता तो उसके बाद अपन बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो ये ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंडक्टिव फैक्ट की, इंडक्टिव फैक्ट दो तरीके का, प्लस आई और माइनस आई। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड में तो विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इंडक्टिव फैक्ट क्या कहलाता है? माइनस आई प्रभाव, माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्लस आर नहीं लगेगा क्योंकि मेटा पोजीशन है, माइनस आई लगा क्योंकि
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विद्युत ऋणता में अंतर है तो इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींचेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ये अपने बात कर ली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि OCH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले रेजोनेंस क्या होता है, डोमिनेंट होता है किससे, इंडक्टिव फैक्ट से। अगर मैं बात करूं रेजोनेंस की इलेक्ट्रॉन देने वाले, और इसमें भी क्या बात करूं इलेक्ट्रॉन देने वाले की, तो इस कंपाउंड में अगर इंडक्टिव फैक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे इंडक्टिव फैक्ट होगा, कैसे होगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता क्या है, डिफरेंस है, तो यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींचे जाएंगे। विद्युत ऋणता अगर अंतर है तो इंडक्टिव फैक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर, उसकी जो इंटेंसिटी है वो सेम नहीं होती जैसा कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है। तो इंडक्टिव फैक्ट की जो इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन तीनों पर काम करता है, तो यहाँ पे ऑर्थो पर भी काम करेगा। -I इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यहाँ पे -I प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा इसके कंपेरेटिवली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पर भी क्या लगता है, इंडक्टिव फैक्ट। तो इंडक्टिव फैक्ट ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे जाए, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से खींचे जाएंगे तो यहाँ से दूरी इससे ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा होने के कारण इंडक्टिव फैक्ट कम होता है, तो इसके कंपेरेटिवली यहाँ पे इंडक्टिव फैक्ट क्या लगेगा, कम लगेगा। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव फैक्ट यहाँ पे लगेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे क्योंकि दूरी कम है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद पैरा में। तो इसके आधार पर अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो मैंने कहा सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, रेजोनेंस डोमिनेंट फैक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है रेजोनेंस देखने के बाद इन दोनों में कंफर्म हो गया कि या तो ऑर्थो का ज्यादा होगा या पैरा का ज्यादा होगा। उसके बाद अपन क्या चेक करते हैं, इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट के आधार पर अगर मैं बात करूं तो इंडक्टिव फैक्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा खींची जा रही है, इलेक्ट्रॉन दिए भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचे भी जा रहे हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए भी जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन खींचे भी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपाउंड है इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जा रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कम खींचे जा रहे हैं। ये तो क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जा रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कम खींचे जा रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम खींचे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है -I प्रभाव है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे -I प्रभाव होने के कारण इसकी मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो पैरा वाले की, मैंने क्या कहा, इससे पैरा वाले की क्या होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस पैरा के बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे -I प्रभाव और यहाँ पे -I क्या है, कम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए भी जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन खींचे भी जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, इस ऑर्थो पोजीशन वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल है जिसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे -I प्रभाव वाले लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीका न तो लिए जा रहा है न इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। इसका मतलब उसके बाद कौन सा आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सिंपल। और उसके बाद मेटा, तो मेटा की स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे -I इफेक्ट काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और पैरा की सबसे ज्यादा, क्योंकि +R के साथ यहाँ पे क्या लग रहा है, -I बहुत ही कम लग रहा है। -I कम लगने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इस तरीके से इसमें बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ। मैंने एग्जांपल लिया, एक मैंने लिया सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, एक मैंने लिया ऑर्थो पोजीशन पर CCl3 ग्रुप, एक मैंने मेटा पर लिया CCl3 ग्रुप, एक मैंने बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के साथ पैरा पोजीशन पर क्या लिया, CCl3 ग्रुप। अपने को क्या पूछ रहे,
स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो मैंने कहा सबसे पहले रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की अपन कंपैरेटिवली बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपाउंड्स। तो सबसे पहले ये क्या है, सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट किसी भी तरीके की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी इनके कंपैरेटिवली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो CCl3 ग्रुप है, CCl3 ग्रुप का एक तो क्या लगता है -H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देता है CCl3 ग्रुप, और क्या देता है ये, एक देता है -I प्रभाव। एक तो CCl3 का -H लगता है और एक क्या लगता है -I प्रभाव। तो इनकी कंपैरेटिवली अपन स्टडी करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन की सबसे पहले मैं बात करूं, रेजोनेंस इसमें किसी भी तरीके का नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे उसके बाद बात करूं हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में तो यहाँ पे जो CCl3 -H देता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे -H देने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे जाएंगे, ये -H देगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -H इफेक्ट देगा। -H हमेशा ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑर्थो पोजिशन और कहाँ लगता है, पैरा पोजिशन पर। तो ये भी क्या देगा, -H देता है, और यहाँ पे भी ये क्या देगा, -H प्रभाव। तो इसमें आपने बात कर ली हाइपर कॉन्जुगेशन की। मेटा पर कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा इस CCl3 का। अगर मैं बात करूँ CCl3 की -I की, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पर काम करता है। रिलेटिव अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, अगर इसके बीच डिस्टेंस कम है तो -I सबसे ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे -I क्या लगेगा, सबसे ज़्यादा लगेगा। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेटा पोजीशन पर डिस्टेंस थोड़ी क्या है, ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा होने के कम, इसके कंपेरेटिवली -I थोड़ा कम लगेगा। यहाँ पे -I क्या लग रहा था, सबसे ज़्यादा लग रहा था, उसके बाद यहाँ पे -I कम। इसकी ये पैरा पोजीशन है तो इससे डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, डिस्टेंस ज़्यादा होने से इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे -I की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे -I क्या होगा, सबसे कम लगेगा। अब अगर मैं बात करूँ रेजोनेंस है नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की अपन बात कर ली। अब अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने बात की CCl3 ग्रुप की, -H भी देता है और -I भी देता है। अब अगर मैं बात करूँ रिलेटिव स्टेबिलिटी की, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा किसकी स्टेबिलिटी होगी, ये ऐसे ग्रुप हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, माइनस से पता लग रहा है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी तीनों की क्या है, इसके कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन ना तो खींचे जा रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो सिंपल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन -H इसमें है, -H इसमें है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इनमें दोनों में इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, डोमिनेंट फैक्टर माना जाता है ये। तो उसके बाद अपन क्या चेक करेंगे, किसी कंपाउंड में अगर उसकी अगर बात इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इससे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पर नहीं लगता, तो इसकी स्टेबिलिटी उसके बाद ज़्यादा होगी, तो मेटा वाले की स्टेबिलिटी उसके बाद ज़्यादा होगी। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अब किसकी होगी, एक तो ऑर्थो पोजिशन, एक पैरा पोजिशन में। तो उसके बाद अपन किस पे चलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पर। जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा लग रहा हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि -I प्रभाव यहाँ पे कम लग रहा है। -I कम लगने से यहाँ पे -I कम लगेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम लिए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कम लेने से इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसके बाद पैरा की ज़्यादा होगी, उसके बाद ऑर्थो की ज़्यादा होगी। तो ये रिलेटिव बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी चेक की जाती है। अब अपन बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले रेजोनेंस चेक करना है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसके साथ मैंने फ्लोरीन जोड़ दी, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, मेटा पर फ्लोरीन जोड़ दी, ऐसा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसके पैरा पर मैंने क्या जोड़ दी, फ्लोरीन। अब अपने को क्या पूछ रहे, रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज़्यादा है किसकी कम। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। सबसे पहले क्या चेक करना है कि दिए गए कंपाउंड में ग्रुप्स को पहचानना है। ग्रुप्स इसमें क्या है, फ्लोरीन, इसमें क्या है, फ्लोरीन, इसमें क्या है, फ्लोरीन। तो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी एबनॉर्मलिटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन के असामान्य व्यवहार में मैंने बात की थी कि किसी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन। अगर किसी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है X यानी हैलोजन की जगह, तो अपने को डोमिनेंट फैक्टर क्या मानना है, इस हैलोजन का यहाँ पे क्या लगेगा, या तो +R लगेगा या -I लगेगा। तो मैंने एक बात बोली थी हैलोजन के असामान्य व्यवहार में, उसकी एबनॉर्मलिटी में, कि X की जगह अगर फ्लोरीन है तो अपने को क्या डोमिनेंट मानना है, +R डोमिनेंट होता है -I पर। ये अपने को ध्यान में रखना था कि अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है इसके साथ तो अपने को क्या ध्यान में रखना है कि +R डोमिनेंट होता है -I पर। तो इस पर अपने को चेक करना है +R कहाँ लगेगा और -I कैसे लगेगा। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फ्लोरीन जुड़ा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, +R रेजोनेंस इफेक्ट। इस फ्लोरीन रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ लगता है, एक तो ऑर्थो पोजीशन और एक कहाँ लगता है, पैरा पोजीशन पर। तो अगर मैं बात करूं मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं लगेगा, तो इस ऑर्थो पोजीशन पर +R लगता है इसके लोन पेयर के कारण, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे +R लगेगा और यहाँ पे भी क्या लगेगा, फ्लोरीन का +R डोमिनेंट होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस कंपाउंड ये क्या है, सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। इसी तरीके से इसमें मैं बात करूं मेटा पोजीशन पर, तो यहाँ पे +R नहीं लगेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं लगता। अब अगर मैं बात करूं इस कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड की, तो रेजोनेंस के बाद क्या चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। फ्लोरीन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देगा। उसके बाद अपन इंडक्टिव इफेक्ट पर आते हैं, तो विद्युत ऋणात्मक अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। खींचने का मतलब -I प्रभाव, -I प्रभाव देगा। क्यों देगा, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक अंतर है मेटा पोजीशन पर, -I इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है। अब अगर कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, इसमें अगर -I की प्रभाव की बात करूं, +R तो लगेगा विद्युत ऋणात्मक अंतर तो यहाँ पे भी है, तो ऑर्थो पोजीशन पर भी क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसकी जो इंटेंसिटी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर पैरा पोजीशन पर दूरी बढ़ने के साथ इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम खींचे जाएंगे, इसका मतलब -I प्रभाव कम लगेगा। -I प्रभाव यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अब अगर मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे पहले इसकी अपन चर्चा करें तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस डोमिनेंट फैक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, +R मतलब क्या हुआ, +R का मतलब क्या हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए जाएं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो अब अपन क्या चेक करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं क्योंकि ये पास में है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या खींचे जा रहे हैं, कम खींचे जा रहे हैं। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन कम खींचे जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो पैरा की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद अपन बात करें तो इसमें रेजोनेंस किसी भी तरीके का नहीं है। उसके बाद अपनी ऑर्थो पोजीशन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इस मेटा पोजीशन और अपने को क्या चेक करनी है, सिंपल। तो इसमें -I लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। तो उसके बाद सिंपल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उसके बाद किसकी होगी, मेटा वाले की, क्योंकि यहाँ पे -I प्रभाव लग रहा है। तो इस आधार पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बताया जाता है। अब अगर मैं बात करूं इस फ्लोरीन की जगह अगर मैं क्लोरीन काम में ले लूं तो इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा अगर मैं इस फ्लोरीन की जगह क्या काम में ले लूं, क्लोरीन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन,
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर क्या काम में ले रहा हूँ, क्लोरीन। उससे पीछे वाले एग्जाम्पल में क्या था, फ्लोरीन। मेटा पोजीशन पर क्लोरीन, पैरा पोजीशन पर क्या आएगा, क्लोरीन। अब अपने को क्या पूछ रहे, रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, दिए गए ग्रुप्स कौन कौन सा इफेक्ट शो करेंगे। तो ये तरीके का क्या है, सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तीनों में, तो क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है, मैंने कहा जब हैलोजन में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पर अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ा हुआ है, तीनों में एक ही बात होती है। अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा हुआ है तो वहां पे अपने को क्या मानना है, -I डोमिनेंट होता है, किस पर, +R पर। -I डोमिनेंट होगा +R पर, ही अपने को ध्यान रखना था। हेलोजन की अपने एबनॉर्मलिटी पड़ी थी, वहां पे अपने को याद रखना है कि कहाँ पे इसका +R लगेगा और कहाँ पे इसका -I लगेगा। अगर फ्लोरीन है तो +R डोमिनेंट होगा, अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा होगा, -I इफेक्ट। अब अपने को यहाँ पे +R इफेक्ट यहाँ पे नहीं देखना, इन फ्लोरीन का +R इफेक्ट नहीं देखना, इन क्लोरीन का सॉरी। तो इस क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन का यहाँ पे +R इफेक्ट नहीं देखना। मैंने कहा था ये हेलोजेंस की एबनॉर्मलिटी होती है। किसी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पर अगर हेलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो वहाँ पे +R डोमिनेंट नहीं होता, क्या होता है, -I डोमिनेंट। यहाँ से दूरी कम है तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, दूरी कम है तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे अब रेजोनेंस चेक नहीं करना क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर क्या है, -I। अब मेटा पर भी -I लगता है, इसकी डिस्टेंस थोड़ी इससे क्या है, ज़्यादा है, तो -I इसके कंपेरेटिवली थोड़ा क्या लगेगा, कम। यहाँ पे ज़्यादा उससे थोड़ा कम लगेगा। यहाँ पे पैरा पोजीशन पर भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अब अपने को रेजोनेंस नहीं देखना, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो इंडक्टिव इफेक्ट वो क्या लगेगा, कम लगेगा। अब अगर बात करूँ रिलेटिव स्टेबिलिटी की, तो ये तीनों इफेक्ट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। नेगेटिव साइन से क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। किसी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से अगर इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनकी स्टेबिलिटी कम होगी इसके कंपेरेटिवली, क्योंकि इस पर किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है। तो सिंपल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में बात करूँ ऑर्थो मेटा पैरा में, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचे जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम खींचे जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो पैरा की स्टेबिलिटी उसके बाद ज़्यादा होगी, उसके बाद है मेटा की, और उसके बाद है ऑर्थो की स्टेबिलिटी। इस आधार पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताई जाती है। ऐसे चेक की जाती है रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब अगर मैं इसी तरीके से कुछ और कंपाउंड्स लूँ, जैसे मैं और कंपाउंड ले रहा हूँ, इसी तरीके से एक एग्जांपल और समझा देता हूँ, इजीली कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिस पे ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ रहा हूँ, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिस पर मेटा पोजीशन पर क्या जोड़ रहा हूँ, नाइट्रो ग्रुप। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जिसकी पैरा पोजीशन पर क्या जोड़ रहा हूँ, नाइट्रो ग्रुप। अपने को क्या पूछ रहे, रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, रेजोनेंस। ये तरीके का क्या है, सिंपल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है, -R इफेक्ट, -R इफेक्ट देता है। और रेजोनेंस हमेशा ही कहाँ लगता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये भी क्या देगा, -R। मेटा पर -R काम नहीं करेगा। अब अगर मैं बात करूँ हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नाइट्रो इफेक्ट नहीं देता, नाइट्रो ग्रुप नहीं देता।
उसके बाद में बात करूँ इंडक्टिव इफेक्ट की, तो NO2 ग्रुप कार्बन नाइट्रोजन में विद्युतीयता में अंतर है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब -I प्रभाव, तो इसकी दूरी कम है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे -I सबसे ज़्यादा लगेगा। इसके बाद दूरी इसकी थोड़ी और ज़्यादा होगी, इसका मतलब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा और कम हो जाएगा। यहाँ पे दूरी सबसे ज़्यादा है इस कार्बोकेटाइन से, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगेगा, यहाँ पे इसके कंपेरेटिवली सबसे कम लगेगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, पहला पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है। अब अगर बात करूँ रिलेटिव स्टेबिलिटी की, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, +R रेजोनेंस होना चाहिए। तो +R रेजोनेंस किसी भी ग्रुप में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे -R है। -R मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। यहाँ पे भी -R डोमिनेंट होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल और मेटा वाले की। सिंपल बेंजोन जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और इस कंपाउंड मेटा वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें -I प्रभाव लग रहा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इसके कारण बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और इसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो सिंपल वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन खींचे जाए, इसके आधार पर अपन चेक करते हैं, -R प्रभाव डोमिनेंट होता है, इनकी स्टेबिलिटी इसके कंपेरेटिवली सबसे कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचे जाएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब अगर मैं बात करूँ मेटा में सिर्फ -I लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम खींचे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कम खींचने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस मेटा वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी, कंपेरेटिवली इन दोनों के ज़्यादा होगी। अब अगर मैं बात करूँ ऑर्थ और पैरा की, -R तो क्या है, कॉमन है, इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। अब अगर बात करूँ मैं -I और इस -I की जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे -I सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, यहाँ पे -I कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम खींचे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कम खींचने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसके बाद पैरा की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और उसके बाद ऑर्थ होगी। तो इस तरीके से किसी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर अपने ऑर्डर को चेक करते हैं, किसमें क्या लगेगा, उसके आधार पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए। तो ये अपनी बात हो गई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में पढ़ रही है आपने, एक तो रेडिकल की स्टेबिलिटी देख ली, एक अपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख ली। अब अपन बात करेंगे कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी। किसकी बात करेंगे, कार्ब एनाइन की। तो देखिएगा, अपन ने बात कर ली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। अब अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी, रेजोनेंस के आधार पर अपन कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है उसकी बात करेंगे। तो अपनी जो थर्ड कैटेगरी इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन सबसे पहले पढ़ा था अपने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में रेडिकल की स्टेबिलिटी, उसके बाद अपने पढ़ा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब अपन बात करेंगे कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है। तो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी सबसे पहले ऐसे कार्ब एनाइन जिसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस के आधार पर देखी जाती है। किसके आधार पर देखी जाती है, रेजोनेंस के आधार पर स्टेबिलिटी कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो सबसे पहला केस कौन सा ले रहा हूँ, ऐसे कार्ब एनाइन जिसमें रेजोनेंस के आधार पर स्टेबिलिटी देखी जाए। तो रेजोनेंस बढ़ने से किसी कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, तो रेजोनेंस बढ़ने से किसी कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, इसको मैं कुछ एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये अपने को कार्ब एनाइन दे रखे हैं, इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछ रहे, रेजोनेंस के आधार पर रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो इसमें रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस इस तरीके का होगा, कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड, इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होगा। तो रेजोनेंस अगर इस तरीके से हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो रेजोनेंस ज़्यादा है क्योंकि 3 डबल बॉन्ड इस नेगेटिव के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन इसके साथ हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस ज़्यादा है।
रेजोनेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको मैं फर्स्ट कंपाउंड बोल रहा हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो थर्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकंड की और उसके बाद फर्स्ट की, क्योंकि रेजोनेंस के आधार पर अपन कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को चेक करें तो इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कुछ और एग्जाम्पल्स की जिसमें रेजोनेंस के आधार पर स्टेबिलिटी अपन चेक करेंगे किसी कार्बन आयन की, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया बेंजाइलिक कार्बन आयन। इसी तरीके से अगर मैं इस तरीके का कार्बन आयन और ये कार्बन आयन, अपने को क्या पूछ ले, रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो रेजोनेंस के आधार पर अगर मैं बात करूँ, इसमें रेजोनेंस होगा तो एक रिंग के कारण, एक फेनिल रिंग के कारण होगा। इसमें दो रिंग के कारण क्या होगा, रेजोनेंस। इसमें तीन फेनिल ग्रुप के कारण क्या होगा, रेजोनेंस अलग अलग। तो यहाँ पे रेजोनेंस की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फेनिल ग्रुप कितने हैं, तीन। रेजोनेंस अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करूँ तो PH3C नेगेटिव की कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ये अपनी बात होगी रेजोनेंस के आधार पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे बताई जाती है। अब अपने बात करते हैं इसमें सेकेंड केस। ये तो हो गया अपना फर्स्ट केस जिसमें रेजोनेंस के आधार पर किसी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बताई जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन कैसा हो सकता है और उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करेंगे। सेकेंड जो इसका टाइप है वो है अपना, जैसे मैं बात करूँ कार्ब एनायन की, बेंजाइलिक कार्ब एनायन। ये क्या है, बेंजाइलिक कार्ब एनायन। इसमें अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कैसे होगी उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे अपने क्या पढ़ा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, उसमें भी ऐसे ही होगा। अगर मैं बात करूँ इस कार्बन की तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, अधिकता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, नेगेटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इस अधिकता वाले इलेक्ट्रॉन या इस कार्बन से अगर इस रिंग से कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इससे या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पुल करेगा, या से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन इसे खींचे या इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन इसको दे। तो उसके आधार पर इसकी इस जी की नेचर पर डिपेंड करता है। इस जो बेंजाइलिक कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इस जी की नेचर पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे करेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा ये बेंजाइलिक कार्ब एनायन, अगर इसके साथ मैं ऐसा ग्रुप जोड़ दूँ, ऐसा ग्रुप जोड़ दिया मैंने जो इलेक्ट्रॉन देता हो, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिया। एक मैं बात करूं जैसे बेंजाइलिक कार्ब एनायन की, जिसमें ऐसा ग्रुप लगा दूं, या एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। अभी क्या कर रहा हूं, किसी भी तरीके का ग्रुप नहीं जोड़ रहा हूं। एक मैंने सिंपल बेंजाइलिक कार्ब एनायन लिया और एक मैं बात कर रहा हूं एक बेंजाइलिक कार्ब एनायन जिस पर मैंने ऐसा ग्रुप लगा दिया जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस रिंग से खींच रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो एक जगह मैंने क्या लगाया, ग्रुप ऐसा जिसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, एक ऐसे जगह मैंने ग्रुप लगाया जो इलेक्ट्रॉन से खींच रहा हो। तो इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है। तो मैंने कहा इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका मतलब क्या है, किसी कार्बन आयन से अगर इलेक्ट्रॉन की उसके पास अधिकता है तो उससे इलेक्ट्रॉन अगर खींचेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इनमें कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन इजीली खींच रहा हो, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद सिंपल बेंजाइलिक कार्ब एनायन की, और उसके सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की पहले से दिखता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके बीच रिपल्सन लगेगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ने स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने से इस बेंजाइलिक कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये जस्ट जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है उसके जस्ट
उल्टा होगा, अपोजिट होगा। अब अगर बात की जाए किसमें, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर किसी बेंजाइलिक कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। किसके आधार पर, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर अपन किसकी बात करेंगे, कार्बेनाइन या बेंजाइलिक कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो मैंने कहा प्लस, ये जो रेजोनेंस इफेक्ट दो तरीके का होता है, प्लस आर और माइनस आर। हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो तरीके का होता है, प्लस एच माइनस एच। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, प्लस आई और माइनस है। इसके आधार पर इसका रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे दी जाती है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात की जाती है, इसमें जो रिलेटिव ऑर्डर दिया गया वो उसका ऑर्डर था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। उसके बाद सिंपल, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्डर दिया गया था किसी बेंजाइलिक कार्ब एनायन में, किसमें, बेंजाइलिक कार्ब एनायन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो उसका ऑर्डर, रिलेटिव ऑर्डर इससे चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है उसकी भी अपन बात करेंगे। जैसे अपने किसमें बात की थी, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में, उसी तरीके से बेंजाइलिक कार्बेनाइन में भी बात करेंगे। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी से चेक करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या देखना है अपने को, माइनस आर इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा रेजोनेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाएं। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेंट होता है इन दोनों पर। तो रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट होने से माइनस आर प्रभाव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा खींचे जाएंगे किसी बेंजाइलिक एनायन से, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर किसके आधार पर बताया जाता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी के आधार पर बताया जाता है। किसी बेंजाइलिक कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी इनसे चेक की जाती है। उसके बाद माइनस है, तो उसके बाद माइनस आई, उसके बाद सिंपल, उसके बाद प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव इन दोनों के कंपेरेटिवली क्या होता है, डोमिनेंट नहीं होता। डोमिनेंट नहीं होने के कारण अगर ये इलेक्ट्रॉन प्लस आई प्रभाव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम देगा। कम इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस नेगेटिव को, इस बेंजाइलिक एनायन को इलेक्ट्रॉन कम देने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से क्या होगी, ज्यादा होगी। सबसे लास्ट में क्या देखते हैं, प्लस आर प्रभाव, क्योंकि डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट होने की वजह से प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस बेंजाइलिक एनायन को अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इस तरीके से इसके आधार पर अपन क्या चेक करते हैं, किसी बेंजाइलिक एनायन की रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब अगर मैं एग्जांपल लूं एक छोटा सा इसको समझाने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। किसी बेंजाइलिक एनायन में एक मैंने ऐसा बेंजाइलिक एनायन लिया जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जैसे NO2 ग्रुप जोड़ दिया मैंने, क्या जोड़ दिया, NO2 ग्रुप। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक मैंने ऐसा ग्रुप जोड़ दिया, एक मैंने जनरल सिंपल बेंजाइलिक कार्बेनाइन की बात की, और एक मैं ऐसे की बात कर रहा हूं जिसमें कैसा ग्रुप लगा दूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है रिलीजिंग, जैसे OH ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इसमें अपने को क्या पूछ ले, स्टेबिलिटी पूछ ले, रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो सबसे पहले इस बेंजाइलिक कार्बोनाइन से जुड़े ग्रुप्स की अपन पहचान करेंगे। ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप, और ये दिया गया क्या है, सिंपल है बेंजाइलिक कार्बोनाइन, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। तो इस NO2 ग्रुप की नेचर कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये सिंपल है, किसी भी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है रिलीजिंग ग्रुप है।
तो मैंने कहा किसी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा कब होती है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप हो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सिंपल की और उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले की। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब यहाँ पे पहले से एनायन है, अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके बीच प्रतिकर्षण बढ़ेगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद सिंपल और उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला। इस तरीके से रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक की जाती है, किसके आधार पर, उस ग्रुप्स की नेचर पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये अपनी बात हो गई। एप्लीकेशन चल रही थी अपनी, रेजोनेंस की एप्लीकेशन चल रही थी। अनुनाद के अनुप्रयोग में सबसे पहले अपने क्या पढ़ा था, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बाद अपने क्या देखा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में किसकी बात की अपने, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन की। अब अपना जो थर्ड एप्लीकेशन आता है, रेजोनेंस का, वो क्या है, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। रेजोनेंस का साइट ऑफ प्रोटोनेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात करेंगे। तो थर्ड अपना एप्लीकेशन क्या है, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। रेजोनेंस पर प्रोटोनीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, रेजोनेंस होने से प्रोटोनीकरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रोटोनीकरण की। किसकी बात कर रहा हूं, प्रोटोनीकरण। प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ, H का जुड़ना, हाइड्रोजन H पॉजिटिव का जुड़ना क्या कहलाता है, प्रोटोनीकरण। किसी कंपाउंड पर H+ जुड़ता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। अगर इसकी मैं बात करूं रेजोनेंस पर, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैं सिंपल एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं एमीन्स का। एमीन्स दो तरीके की होती है, एक तो होती है एलिफेटिक एमीन, एक होती है एरोमेटिक एमीन। एक होती है एलिफेटिक एमीन, एक होती है एरोमेटिक एमीन। तो अगर मैं बात करूं इस साइट ऑफ प्रोटोनेशन के आधार पर इसकी रेजोनेंस पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि एमीन्स दो तरीके की होती है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। इसमें अगर रेजोनेंस के आधार पर अपन चेक करें कि इस पे साइट ऑफ प्रोटोनेशन कौन सी होगी, इजीली लोन पेयर अवेलेबल कहाँ होगा, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ, H+ का जुड़ना। एक ऐसा कंपाउंड, कोई कंपाउंड जिस पर क्या हो H+ आके जुड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, H+ आकर जुड़ेगा, इसका मतलब कंपाउंड ने क्या ग्रहण किया, H+। H+ ग्रहण करने वाला कंपाउंड उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। क्षार की नेचर क्या होती है कि वो H+ से ग्रहण कर सकता है, अम्ल क्या होता है जो H+ से त्यागता हो। तो H+ ग्रहण करा, इसका मतलब ये क्या है, ये कंपाउंड कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये H+ ग्रहण कर लेगा तो इसके बाद इस कंपाउंड के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये H जुड़ जाएगा। अगर ये H इसके साथ जुड़ गया, इसका मतलब क्या होगा, इस कंपाउंड की H+ देने की टेंडेंसी हो गई, और ऐसा कंपाउंड जो H+ देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। या मैं ऐसे बोलता हूँ इस कॉन्जुगेट बेस का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या कहलाता है, एसिड। उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पे इसके H+ देने की टेंडेंसी है, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड यानी संयुग्मी अम्ल। अगर इस संयुग्मी अम्ल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर इसे संयुग्मी अम्ल की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो क्या होगा, इस कॉन्जुगेट बेस की क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैंने क्या कहा, इस कंपाउंड कॉन्जुगेट एसिड की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उस कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार की क्षारकता या उसकी क्षारीय प्रकृति या बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। H+ जुड़ने का मतलब इस कंपाउंड पर क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटोनेशन।
प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण। तो प्रोटोनीकरण किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि किसी कॉन्जुगेट एसिड की अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो प्रोटोनेशन वहां पे क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसी बात से मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ अपना एमीन से। एमीन में दो तरीके की एमीन होती है, एक तो एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। इसमें अपन बात करते हैं प्रोटोनेशन। रेजोनेंस का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा एक तो होती है एलिफेटिक एमीन, एक होती है एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन की अगर मैं बात करूं, जैसे ये एक तरीके की क्या है, एलिफेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, एरोमेटिक एमीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन। इसमें अगर मैं बात करूं रेजोनेंस के आधार पर, किसके आधार पर है, रेजोनेंस। रेजोनेंस के आधार पर इसकी साइट ऑफ प्रोटोनेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी क्षारकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जो बेसिक नेचर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा रेजोनेंस, इस कंपाउंड में एलिफेटिक एमीन में ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये किसी भी तरीके का कोई रेजोनेंस शो नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ, इस लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड, स्थानीकृत है। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा। स्थानीकृत होने का मतलब इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। जिसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रोटोनेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। प्रोटोनेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। मैंने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर अगर ज़्यादा है, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या है, ज़्यादा है, जिसके कारण इस पर प्रोटोनेस इजीली आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अब अगर मैं बात करूँ रेजोनेंस के, अगर ये इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की मैं बात करूँ, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस रिंग में क्या देंगे, रेजोनेंस देंगे। कैसे देंगे, इस तरीके से रेजोनेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लोन पेयर है ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। इसका मतलब क्या हुआ, विस्थानीकृत है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी इसकी यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई कंपेरेटिवली किसके, एलिफेटिक एमीन वाले नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर से अवेलेबिलिटी कम हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटोनेशन भी कम हो गया, प्रोटोनेशन कम हो गया। तो मैंने कहा था प्रोटोनेशन इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस से कैसे इफेक्टिव होती है। तो प्रोटोनेशन रेजोनेंस के कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो मैंने कहा यहाँ पे रेजोनेंस बढ़ने से इस नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस किसी भी तरीके का रेजोनेंस नहीं है, तो इसका मतलब प्रोटोनेशन है इजिली हो जाएगा। तो रेजोनेंस का प्रोटोनेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मैंने उसको एमीन का एग्जाम्पल लेके समझा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ इजिली समझ में आया होगा। अब अगर मैं बात करूँ इसमें, इस एलिफेटिक एमीन में इस लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड, इसका मतलब अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो बेसिक नेचर है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये क्या है, मोर बेसिक है कंपेरेटिवली किसके, इस एनिलीन वाले, या मैं कहूँ एरोमेटिक एमीन के बजाय। और ये क्या है, लेस बेसिक। तो प्रोटोनेशन घटने से उसकी जो क्षारीय प्रकृति है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये इस बात को इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोटोनेशन बढ़ने से बेसिक नेचर भी बढ़ती है, इस बात को भी अपने को ध्यान में रखना है। कोई कंपाउंड जितना आसानी से H+ को ग्रहण करेगा उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी और उसका प्रोटोनेशन उतना ही ज्यादा होगा। कोई कंपाउंड H+ को जितनी इजीली से ग्रहण नहीं कर पाता, उसका मतलब क्या है, वहाँ पे प्रोटोनेशन की टेंडेंसी कम है, वो क्या है, लेस बेसिक। ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रोटोनेशन का रेजोनेंस के आधार पर क्या इफेक्ट होता है। अब अपन बात करते हैं इसी तरीके से, ये बात हो गई एमीन्स की।
तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये मैंने समझा दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कॉमन एग्जाम्पल लिया कोई, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, अपने को क्या दे दे, H+ दे दे और क्या पूछ ले, विच साइट इज सुटेबल फॉर प्रोटोनेशन। ऐसी कौन सी साइट है जिस पर प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। वो कौन सी साइट है जिस पे प्रोटोनेशन सुटेबल होगा। सुटेबल होने का मतलब जहाँ पे इजीली H+ जाके जुड़ेगा। तो अभी मैंने बात की थी नाइट्रोजन के पास उपस्थित जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या होगा, इस रिंग में इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। और यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कैसा है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर, और ये लोन पेयर कैसा है, डीलोकेलाइज्ड। तो रेजोनेंस से साइट ऑफ प्रोटोनेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको मैं समझा रहा हूँ। तो डीलोकेलाइजेशन से यहाँ पे अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे अवेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन। यहाँ पे लोन पेयर कैसा है, लोकेलाइज, इसका मतलब प्रोटोनेशन यहाँ पे इजीली हो सकता है। प्रोटोनेशन क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर यहाँ पे ज़्यादा है। इस रिंग में ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर अवेबिलिटी कम है, जिसके कारण यहाँ पे प्रोटोनेशन क्या होगा, कम होगा। तो प्रोटोनेशन इजीली वो साइट पूछी है जहाँ पे सुटेबल होगा या इजीली हो जाएगा। तो प्रोटोनेशन इजीली कहाँ होगा, जहाँ पे प्रोटोनेशन ज़्यादा है, जिसका मतलब क्या है, ये जो लोन पेयर अवेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी तो ये H+ इजीली इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, ये अपना कंपाउंड क्या होगा, सुटेबल होगा प्रोटोनेशन के लिए। ये वो साइट है जहाँ पे प्रोटोनेशन इजीली होगा, ये वो साइट है जहाँ पे प्रोटोनेशन इजीली होगा। क्यों होगा, मैंने इसका रीजन बता दिया। तो रेजोनेंस के आधार पर प्रोटोनेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी मैंने थोड़ी डेफिनेशन या उसकी बेसिक नेचर के बारे में उसकी मैंने चर्चा की, एक एग्जांपल भी देख लिया। उम्मीद कर रहा हूँ एग्जांपल इजीली समझ में आया होगा। तो रेजोनेंस के आधार पर साइट ऑफ प्रोटोनेशन कैसे डिफेक्टिव होता है, कैसे इफेक्टिव होता है उसकी मैंने बात कर ली। कल इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे जिसमें अपन प्रोटोनेशन के आधार पर उसकी बेसिक नेचर की बात करेंगे और रेजोनेंस के आधार पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी अपन बात करेंगे। तो ये रेजोनेंस के अपन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे 1 बाय 1 अपन इसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है प्लीज़ उसको बार बार रिवाइज करिए और लिख लिख के याद करिए, तभी ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर इस लेक्चर या पहले वाले लेक्चर में अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये लेक्चर या आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।